चलो भाई MTP2 लाइव बेटा उस पे होगी आज। हाँ यूट्यूब पे पता कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो MTP2 में आसान सा ही MTP2 बिल्कुल बहुत आसान है, बस थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है। थ्योरी में भी सबसे आसान थ्योरी है सर और तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम्हें प्रैक्टिकल भी नहीं आता। सच बता थ्योरी का ये सेकंड क्या सेकंड ऐसा क्या इसमें है, तुतारी कर दूंगा मैं तुम्हारी। इतना आसान क्वेश्चन है। सर नीचे वाले तो आते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज पर नोट लिखना है वो, बट ये स्टार्टिंग में क्यों आता है? अब ठीक है, अब ठीक है। अरे बिल्कुल पूरा अंधेरा कर दे, पूरा अंधेरा। अच्छा चलो इधर स्टेट विद द रीजंस। अब ये पहला तो आपको पता है ट्रू फॉल्स होता है। State with the reasons whether the following statements are true or false. Insurance claim received on account of plant and machinery completely damaged by fire. बताओ क्या है ये भाई, क्या क्या डैमेज हुआ और इसको बेचने पर पैसे मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो नहीं हो सकता ना, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट है? इन बैलेंस शीट ऑफ एंजल लिमिटेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए थे 15,000 के, सिक्योरिटी प्रीमियम 15 लाख के, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है 1,05,000। क्या ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने का बात याद नहीं है? बताओ यूटिलाइजेशन ऑफ SPR कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? प्रीमियम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बोनस इशू के लिए भी है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और बायबैक। इसमें ये पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े होंगे ना, इसके अंदर लिखे हैं इन्होंने आंसर्स में? नहीं, इन्होंने सिर्फ ये वाला पॉइंट लिख दिया बस कि हाँ प्रीमियम एक्सपेंसेस तो राइट ऑफ कर सकते हैं एज पर सेक्शन 52। ये आप लोगों ने यार अपनी TS गरेवाल में भी तो पढ़ा था, बट ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस भी करी थी क्लास के अंदर कि येस प्रीमियम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। ये चीज़ ना आप लोगों ने लिखी भी हुई है ना, बस ठीक है। तो वही वाला पॉइंट है भाई। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? है भी नहीं है, सारे बच्चे हैं। यह ख्याति, शिवम, प्राची, जयंत। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बिल्कुल ट्रू है, फुल डिस्क्लोजर इसी को तो बोलते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म, द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू ऑल द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो गलत है, ओल्ड PSR में जाता है वो तो। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किस में डालते हैं? ओल्ड में। द डेबिट नोट इज इशूड यूज फॉर प्रिपेयर सेल्स रिटर्न। ये भी गलत है, बताओ। क्रेडिट नोट होता है। सेल्स रिटर्न आपको याद होगा, सब जब हम सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है बताओ? कस्टमर टू सेल्स। सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। तो कस्टमर को डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न के लिए कौन सा नोट चाहिए? क्रेडिट नोट चाहिए। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। डिवेंचर होल्डर एंजॉय द वोटिंग राइट, ये सरासर गलत है। 12 नंबर। आपको इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं। ये बात आपको मेंशन, मतलब आपको लाइन में लिख रहा हूँ, 1-2 पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे जो उससे कनेक्टेड हो, आप साबित कर पा रहे हो कि यस इस रीजन से हम लोग इसको फॉल्स स्टेटमेंट कह रहे हैं, या इस स्टेटमेंट इस रीजन से हम इसको ट्रू बोल रहे हैं। क्या ये बात समझ में? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हम चेंज करें, दैट मे हैव मटेरियल इफेक्ट। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हम चेंज कर दें तो मटेरियल इम्पैक्ट पड़ सकता है, पड़ तो सकता है, बट होना नहीं चाहिए, अलाउड नहीं है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है और मटेरियल इफेक्ट पड़ता है तो आपको नीचे लिखना पड़ता है। ये चीज़ याद है, मैंने आपको एक चैप्टर जब मैंने थ्योरी वाली क्लास ली थी जिस दिन, उसमें एक चैप्टर आया था अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मटेरियल इम्पैक्ट देता है
तो आपको नोट्स में मेंशन करना पड़ता है कि आपने ये वाली अकाउंटिंग पॉलिसी क्या की है, चेंज। ये देखो इन्होंने लिखा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन इन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल हो सकता है, बट आप उसको क्या करते हो, मेंशन करते हो कि यस ड्यू टू दिस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आपका इतना मटेरियल, इतना अमाउंट में चेंज आएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं ये, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया, आपने पहले ना इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज से यूज कर रहे थे, बाद में इसको फीफो में कन्वर्ट कर दिया। अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज क्वांटिफाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे नॉट हेल्प द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। तो वो कह रहा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या कितने अमाउंट से इसमें डिफरेंस आया है। क्या मुझे बताओ इसका फर्क आएगा कि नहीं आएगा इन्वेंट्री में? वेटेड एवरेज यूज कर रहे हो, उसके बाद फीफो में ले जाओ, तो क्या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में फर्क आ जाएगा? नहीं आएगा। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फर्क आएगा। तो वो जो वैल्यूएशन में फर्क आएगा, तो कह रहे हैं अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी इज क्वांटिफाइड, जब तक आप उसको क्वांटिफाई नहीं करोगे यूजर्स को हेल्प ही नहीं मिलेगी। तो यूजर्स को हेल्प देनी जरूरी है, और वो कैसे पता चलेगा? जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो तो आप डिस्क्लोजर दो, क्या कि वी हैव चेंज दिस अकाउंटिंग पॉलिसी एंड दिस मच ऑफ द अमाउंट हैज बीन इम्पैक्टेड, इस वजह से इतना अमाउंट का फर्क आया। तो ये बात अकाउंटिंग पॉलिसीज में लिखा जाता है। बस वैसे इसके अंदर जैसे इन्होंने लिखा है, मैं अगर होता तो मैं सिर्फ एक ये लाइन में लिखता और अपना एग्जाम्पल शायद मैं कुछ भी लिख सकता था, जैसे WDV से SLM, उसमें भी तो फर्क पड़ेगा। अगला देखो, अ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 80 लाख इज डेप्रिसिएटेड ऑन SLM बेसिस एज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ, जीरो रेजिडुअल वैल्यू फॉर 4 years। एट द एंड ऑफ 4th year द मशीनरी वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड। बहुत ही आसान है, ये वो रीवैल्यूएशन वाला केस है बेटा। तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो गया तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हाँ जी, अब सबसे पहले तो ये बताओ, इसके अंदर 4 साल हम लोगों ने एसेट को डेप्रिशिएट करते रहे, 10 साल एज्यूम करके, तो बताओ कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट थी 80 लाख, माइनस किया डेप्रिसिएशन कितने सालों का? 4 सालों का कर देते हैं एक साथ, SLM मेथड है ना, तो क्या मैं एक साथ कर दूं? कर सकते हैं। 80 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 साल, कितना बना? 32 लाख रुपीस डेप्रिशिएट हो गया। कितनी वैल्यू आई? 48 लाख। अब ये आ गई मेरी बुक वैल्यू, जिसको इन्होंने क्या किया है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया। 4th year में मशीनरी वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 320। बताओ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट वॉज रीअसेस्ड एट 8 years। 5th year का डिप्रेशन निकालना है, तो आपने रीवैल्यूएशन कर दी। रीवैल्यूएशन कितने रुपए से? 320। तो बिगिनिंग ऑफ द 5th year में, 5th year के बिगिनिंग में इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5120। और अब आपने 5th year का डेप्रिसिएशन निकालना है। 8 साल इसकी रिमेनिंग लाइफ बची हुई है, तो डेप्रिसिएशन 5th year का क्या होगा? 5120 डिवाइडेड बाय 8 years, कितना आया? 6,40,00,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 1 का सी। सेकेंड क्वेश्चन, मेसर्स मानस P&L अकाउंट शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 32 lakhs आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30 lakhs 31 मार्च 2024। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स। परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 120 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग फॉर द शॉप। अरे हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है, ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। ये बुक का क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। बुक कौन सा? मटेरियल का क्वेश्चन है, स्टडी मैट का, ICA के मटेरियल का ही क्वेश्चन है। 1,20,000 रुपये आपने परचेज के लिए, परचेज में था पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप, और आपने उसको परचेज में इंक्लूड कर दिया, तो इसका मतलब है स्टॉक के अंदर आ गया होगा। बोलो, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 120 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप, है ना। आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अच्छा, और क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक है। ऐसे का ही क्वेश्चन है, बट सेम सिमिलर है, सिमिलर।
पीछे वाले क्वेश्चन में था, याद है पीछे वाले क्वेश्चन? लास्ट के सेकंड या सबसे पहले ना हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन देख लेते हैं। मुझे बताओ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की तरफ अगर हम लोग चेक करें तो क्या क्या चीज़ इंपैक्ट करी होगी? परचेज फॉर द ईयर इंक्लूड 120 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। अब जब स्क्रूटनी करी होगी स्टॉक की तो उसके अंदर तो ये इंक्लूड होगा नहीं। 30 लाख इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड होगा नहीं, ठीक है। मानस गिव अवे वो द गुड्स वैल्यूड एट 320 एज अ फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सैंपल्स की जो एंट्री होते हैं ये हमेशा दोनों साइड की करते हैं, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। नहीं, एक मिनट पहले, अभी हम लोग वो प्रॉफिट निकाल ही नहीं रहे, हम लोग स्टॉक की निकाल रहे हैं। अभी मैं सिर्फ स्टॉक निकाल रहा हूँ ये, ठीक है। पहले स्टॉक की तरफ सोचो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। स्टॉक से लेना देना है, पहले ये देखो। मानस गेव अवे गुड्स वैल्यूड 320 एज अ फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स में एंट्री नहीं हुई, 3,20,000 का स्टॉक दे दिया, तो आप 3,20,000 का स्टॉक दे दिया। अरे तो इनको लिखना चाहिए था ना, ये जो स्टॉक, ये एक्चुअली जो स्टॉक है ये फिजिकल वेरिफिकेशन है। क्या है ये? फिजिकल वेरिफिकेशन, समझ गए ना? साल के एंड में जब हम काउंट करते हैं, ये वो दिया हुआ है 30 लाख। तो अगर वो 30 लाख है तो ये 1,20 इसके अंदर इंक्लूडेड होएगा ही नहीं। जब काउंट कर रहे होंगे तो ये तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, ये स्टॉक के अंदर होएगा ही नहीं। इसके अलावा 3,20 की चीज़ फ्री सैंपल में बांट दी तो वो स्टॉक में होएगा ही नहीं, तो इंक्लूड भी नहीं होना चाहिए। इनवॉइस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू 20 लाख हैव बीन एंटर्ड ऑन 25 मार्च बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। अब ये होने चाहिए थे, स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बात क्वेश्चन बोल रहा है। जब क्वेश्चन कह ही रहा है कि स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि गुड्स आए नहीं है। गुड्स किसके पास पड़े हैं? कस्टमर के पास, नॉट कस्टमर बल्कि उसी के पास पड़े हैं जिससे हमने गुड्स लेने हैं। तो वो गुड्स जो हैं वो 20 लाख रुपए के हैव बीन एंटर्ड, इनवॉइस आ चुका है मेरे पास, बट अभी तक गुड्स मेरे हाथ में आए नहीं है। बट ये 20 लाख रुपए ऐड होंगे स्टॉक में, बोलो यस और नो? In March 24, goods of 16 lakhs sold and delivered were taken in the sales in April. सेल्स में अप्रैल में ले लिया, बट मुझे एक बात बताओ, जब मैं फिजिकल वेरीफाई कर रहा हूँ तो क्या ये स्टॉक अवेलेबल होगा? जब फिजिकली वेरीफाई कर रहा हूँ मार्च 2024 में 16 लाख का स्टॉक बेच दिया, बेचने के बाद क्या वो उसके अंदर अवेलेबल होगा? होएगा ही नहीं। काउंट करते वक्त तो आएगा ही नहीं वो, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा, तो इसलिए इसको कंसिडर करने की जरूरत है ही नहीं। अगला बताओ, गुड्स कॉस्टिंग 6 लाख वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। 30 लाख का स्टॉक प्लस हमने क्या कर दिया इसमें 20 लाख, और क्या गुड्स कॉस्टिंग 6 लाख वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इन मार्च एट अ मार्जिन ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। 33.33 को 1/3 भी तो बोल सकते हैं, बोलो भाई। 33.33 को 33.33% को 1/3 भी तो कह सकते हैं, है ना। और 1/3 अगर हम कहते हैं ऑन कॉस्ट तो 1/4 ऑन सेल्स, ऐसा ही होता है कि नहीं? दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल 2024, दीज वर टेकन एज सेल फॉर मार्च 24। कह रहे इन्होंने मार्च 24 में सेल रिकॉर्ड कर दिया था। हाँ तो करते ही हैं, क्योंकि जब गुड्स सेंड किए जाते हैं तभी सेल रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब दिक्कत क्या है कि ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स क्योंकि अप्रूवल नहीं आया और मार्च आ गया, 31 मार्च को आपको याद होगा मैंने बताया था हमें उसको स्टॉक बनाना पड़ता है, स्टॉक लाइंग विद कस्टमर। याद आया कुछ? तो वो स्टॉक लाइंग विद कस्टमर बनेगा कितना? 6 लाख रुपए के ही गुड्स हैं, 6 लाख रुपए, बोलो यस सर? यही होना चाहिए, 20 और 6। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 56 लाख। इसमें कोई डाउट? अब आ जाते हैं, बात करते हैं P&L में क्या क्या एडजस्ट करने की जरूरत है। कह रहे परचेज फॉर द ईयर 1/20 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग फॉर द शॉप। आपने जो परचेज है उसमें 1/20 डाल दिया, जबकि वो है क्या? वो है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स यानी फिक्स एसेट, और आपने उसको कहाँ डाल दिया? परचेजेस में। परचेज में डाल दिया तो प्रॉफिट कम कर दिया होगा।
प्रॉफिट कम कर दिया तो प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो 1,20,000 से प्रॉफिट बढ़ाएंगे। इज दैट क्लियर? तो क्रेडिट साइड पे दिखाना होगा, क्रेडिट साइड पे दिखाना होगा भाई ये वाली साइड प्रॉफिट बढ़ाने की होती है और ये वाली साइड प्रॉफिट घटाने की होगी, हाँ या ना? मेरे पास नेट प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है, इसी के अंदर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं हम, कब कब प्रॉफिट बढ़ेगा और कब कब प्रॉफिट घटेगा। क्या ये बात क्लियर है? अगला बताओ, मानस गेव अवे गुड्स वैल्यूड एट 320 एज अ फ्री सैंपल। मानस ने 3,20,000 के फ्री सैंपल बांट दिए जिसकी कोई एंट्री उसने पास नहीं करी। कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसने एंट्री पास नहीं करी है तो भाई साहब ये तो खर्चा होना चाहिए था, एडवर्टीजमेंट खर्चा, और इससे प्रॉफिट क्या होना चाहिए था, कम, और इन्होंने किया नहीं तो प्रॉफिट क्या करना चाहिए, कम करना पड़ेगा। तो हमें 2 फ्री सैंपल्स के नाम से एडवर्टीजमेंट का खर्चा, प्रॉफिट क्या करना चाहिए, कम। इज दैट क्लियर? हाँ, उसका रीजन है ना, मैं बताता हूँ क्या। सोच के देखो, इन्होंने एंट्री ही पास नहीं करी, जब एंट्री नहीं पास करी तो इन्होंने स्टॉक में से वो चीज स्टॉक में जो था हमारा उसमें से मैंने वो फिर जो स्टॉक वैल्यू दिखाई होगी वो स्टॉक वैल्यू जो एज पर बुक्स आ रही होगी, नॉट एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन। एक्चुअल में ना इनको लिखना चाहिए था ये फिजिकल वेरिफिकेशन का स्टॉक है, ठीक है। ये 30 लाख का जो स्टॉक है ना वो कौन सा है, फिजिकल वेरिफिकेशन। अभी यहाँ पर ये लिख रहे हैं 320 का जो स्टॉक है फ्री सैंपल्स का, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करी। एंट्री पास क्या करते हो बताओ? एडवर्टीजमेंट खर्चा अकाउंट डेबिट टू परचेजेस करोगे कि नहीं करोगे? जब आप ये एंट्री पास करोगे तो इसके 2 इम्पैक्ट होंगे ना बेटा। क्या? एक, P&L अकाउंट में खर्चे क्या कर दोगे, लेस, सॉरी खर्चे बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। बोलो ये समझ में आया? जो मैंने कर दिया प्रॉफिट कम कर दिया, ये वाला ठीक है। अब परचेजेस भी तो कम करने हैं। जब एंट्री ही नहीं पास करी तो परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस भी तो लेस करते हो। किया? नहीं किया तो करो, करोगे तो क्या होगा, परचेजेस कम करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर डाला 320। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? तो इसका 320 एडवर्टीजमेंट का खर्चा है इसलिए डेबिट हुआ, और उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है कि परचेजेस में से लेस हो जाता है, तो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। परचेजेस कम कर देंगे तो प्रॉफिट बढ़ाया नहीं है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एंट्री पास नहीं करी, तो बढ़ा देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? मानस गेव अवे, ये वाला हो गया। इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू 20 लाख हैव बीन एंटर्ड ऑन 25 मार्च बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। 20 लाख के गुड्स हैं जिसके इनवॉइस बन गए हैं बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। आपने गुड्स को स्टॉक के अंदर इंक्लूड नहीं कर रखा, ओके। इनवॉइस तो आ गया ना, तो आपने स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया तो आपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर दिया, ये क्लोजिंग स्टॉक में तो बढ़ा दिया आपने, है ना। और क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या करेगा बताओ, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर 20 की जगह पे कितना लिखोगे सारे बच्चे बताओ? 20 बढ़ाओगे, इधर 20 लाख बढ़ाओगे ना, इधर जब 20 बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ नहीं जाएगा। पहले 30 का स्टॉक था, 30 के हिसाब से प्रॉफिट है ना, क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा था ये जो प्रॉफिट निकाला गया है वो 30 स्टॉक को कंसिडर करके किया है। इसका मतलब है अगर मैं स्टॉक 50 कर दूं, 20 और बढ़ा दूं तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया तो बढ़ा दिया। क्या ये बात क्लियर है? इसके अलावा इन मार्च 24 गुड्स ऑफ 16 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन सेल्स इन अप्रैल 24। 16 लाख के गुड्स बेच दिए थे, डिलीवर भी हो गए, बट सेल्स में लिए अप्रैल 24 में। यानी सेल होनी किस साल की चाहिए थी, इस साल की। कब की होनी चाहिए थी, मार्च 24। सेल में रिकॉर्ड नहीं करी, इस साल में सेल रिकॉर्ड नहीं करी, इस साल की होनी चाहिए थी, कर दो। क्या एंट्री होगी, सेल करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितने रुपए से, 16 लाख। तो ये सेल से 16 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया। क्या ये बात क्लियर है? तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, आपने कर दिया, सेल होनी चाहिए, प्रॉफिट बढ़ गया। क्लियर है एवरीवन? अच्छा, अब एक बात बताओ, 6 लाख के गुड्स वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इन मार्च एट अ मार्जिन ऑफ 33/1/3 ऑन कॉस्ट। यही है ना? हाँ, अब एक सारे बच्चे बताओ, इसके अंदर इन्होंने कोई एंट्री पास नहीं करी, इन्होंने अप्रैल में इसको क्या कर दिया,
अप्रूवल लिया, कह रहे अप्रूवल आया अप्रैल में, दीज वर टेकन एज सेल इन मार्च 24, तो सेल की एंट्री मार्च 24 में पास कर दी। आपको पता है ना इसकी रेक्टिफिकेशन क्या करते हो, एक तो सेल्स टू कस्टमर करते हो, बोलो यस और नो। कस्टमर टू सेल जो आपने कर दिया होता है, सेल्स टू कस्टमर करके रिवर्सल एंट्री पास कर देते हैं, सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कितने से कम होना चाहिए, ये तो 6 लाख है, ये तो कॉस्ट है, ये तो कॉस्ट है, सेलिंग वैल्यू तो 6 लाख थोड़ी ना होगी, सेलिंग वैल्यू तो कितनी होगी 1/3 ऑन कॉस्ट, ऐड करके बताओ 1/3, बेटा ये कॉस्ट प्राइस है ना, बोलो ये कॉस्ट प्राइस है ना, 1/3 ऑन कॉस्ट कितना हुआ 2, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई बताओ 8 लाख, तो 8 लाख रुपए से आपको ये एंट्री पास करनी थी कि नहीं बताओ, यस और नो। ये 1/3 ऑन कॉस्ट है ना, और ऊपर जो कॉस्ट ही तो दिया है, गुड्स कॉस्टिंग 6 लाख, तो 6 लाख रुपीस के ऊपर 1/3 कितना हुआ 2 लाख, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई 8 लाख, तो 8 लाख से सेल कम करनी थी ना, सेल कम करने से प्रॉफिट क्या होना था कम, तो प्रॉफिट की P&L एडजस्टमेंट की डेबिट साइड पर 8 लाख रुपए की एंट्री हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? और दूसरी तरफ स्टॉक बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ेगा भी तो सही, बताओ क्या एंट्री होगी, स्टॉक लाइंग विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, याद आया, तो ट्रेडिंग से 6 लाख रुपए से स्टॉक बढ़ाओगे, 6 लाख रुपए से स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो 6 लाख रुपए से स्टॉक बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, इससे क्या आ जाएगा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, ठीक है हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर है 2 का बी, ऑन 30th September 23 द बैंक अकाउंट ऑफ अखिल अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was overdrawn to the extent of 16,248। ओवरड्रॉन का मतलब है नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्रॉन का मतलब है नेगेटिव बैलेंस। मैंने आपको हमेशा इस मेथड से करवाया, आप कोई और मेथड पे दिमाग मत लगाना, इसका एक और प्रेजेंटेशन होती है पर उसमें बच्चे फंस जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, इसलिए मैं आपको शुरू से एक ही मेथड बता रहा हूँ और वही करना है, और वो वैलिड है, उस पर मार्क्स मिलेंगे। प्लस माइनस बताओ, कैश बुक का बैंक कॉलम माइनस दिखा रहा है 16,248, इसके बाद कहता हूं द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 83,032। चलो छोड़ो, हमें बाद में देखेंगे। एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग, क्या कह रहे, अ चेक ऑफ 5256 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। 29 सितंबर का चेक क्रेडिट हुआ बैंक में कब 3 अक्टूबर को, बट आपने तो डिपॉजिट करा दिया था, तो आपने अपनी कैश बुक में एंट्री पास नहीं कर दी होगी क्या बढ़ाने की, तो कैश बुक बढ़ा दिया है, पासबुक वैसे का वैसा ही है, तो कैश बुक को क्या कर देना चाहिए, कैश बुक देख रहे हैं ना हम, कैश बुक को क्या कर देना चाहिए, क्या देख रहे हैं बेटा, मैंने कैश बुक स्टार्ट किया ना, ये क्या है ऊपर देखो, तो कैश बुक के हिसाब से बताना ना अपना आंसर, तो क्या होगा 5256 से कैश बुक बढ़ा दिया होगा 29 सितंबर को, और 31 मार्च को सिचुएशन ये होगी कि पासबुक वैसे का वैसे ही है, तो कैश बुक 30 सितंबर को, तो कैश बुक क्या कर देंगे कम कर देंगे 5256। A payment by check for 64,000 has been entered in twice in cash book। तो एक पेमेंट है 64,000 की, वो आपने 2 बार एंट्री पास कर दी, तो आपने पासबुक कैश बुक कितनी बार कम कर दिया 2 बार, पासबुक कितनी बार हुआ होगा मान के चलेंगे 1 बार हो गया होगा। अब बताओ क्या करेक्ट करने की जरूरत है, 1 बार बढ़ा देंगे, 64,000 से बढ़ा देंगे। On 29 September 23 the bank credited an amount of 4,69,600 received from customer of Akhil, but the advice was not received by Akhil until 1st October। मतलब उसको अभी तक पता ही नहीं चला इसके बारे में, बैंक ने इतने पैसे बढ़ा दिए हैं बट कैश बुक को पता नहीं चला, तो कैश बुक को बढ़ा देंगे 469,600 से कैश बुक को बढ़ा देंगे। बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 2320 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंटर नहीं किया, पासबुक कम हो गया, कैश बुक पैसे का वैसे ही है, तो क्या कर दूं, कैश बुक को कम कर दूंगा 2320। इसके बाद 80,000 रुपये बैंक ने क्रेडिट कर दिया टू अखिल इन एरर। अखिल आप अखिल ही हो ना, आप अखिल ही हो, तो आपके अकाउंट में 80,000 रुपये क्रेडिट हो गए, तो पासबुक क्या हो गया होगा बढ़ गया, कैश बुक वैसे का वैसे ही, तो कैश बुक को भी
अच्छा क्या ये एडजस्टेड कैश बुक का केस तो नहीं है? चेक करें, क्वेश्चन ने ये तो नहीं बोला था एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओ कैश बुक निकालने के लिए बोल रहा है पहले, टू शो अप्रोप्रिएट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक ऑफ अखिल टू राइट द करेक्ट बैलेंस। तो पहले एडजस्टेड कैश बुक, कोई बात नहीं, समझ तो जाओगे कि कौन सी चीज़ कैश बुक में आनी थी। एरर वाली चीज़ कहाँ आएगी? एरर वाली चीज़ कहाँ आएगी? बीआरएस में आएगी, कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि ये गलती किसकी तरफ से हुई है? बैंक से। और आप अगर उन्होंने गलती करी तो आप गलती दोहराओ थोड़ा ना दोगे। तो बट हम बीआरएस बना रहे हैं तो यस, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 80,000 रुपये, मैं वो भी करके दिखा दूंगा आपको। अच्छा इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज 560 was discounted by Akhil with his bank. The bill was dishonored on 28th September, but no entry was made in the books of Akhil. तो बैंक्स ने तो पैसे काट लिए होंगे जब डिस्काउंट करते हैं, तो क्या होता है अगर डिस्काउंट करने के बाद डिसऑनर हो जाए तो बैंक पैसे काट लेता है, तो पासबुक तो कम हो गया, कैश बुक वैसे का वैसे ही है, तो कैश बुक को भी कम कर देंगे कितने से? चेक इशूड ऑन 30th September नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट। अब बताओ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक क्या हो गया? कम, पासबुक वैसे का वैसा ही है, तो कैश बुक को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे 53,04,000। और भी है कुछ? बस तो चेक करना जरा फटाफट। अच्छा पासबुक का भी बैलेंस दिया ही हुआ है वैसे, वैसे का टोटल बता दो एक बारी कितना? माइनस वाली साइड का, हाँ 568 और ये वाला 5917,600। क्या बेटा? कितना आ रहे हैं? 83,032 ठीक है। तो प्लस वाली साइड पे आपका यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस आ रहा है किसमें? पासबुक में, यही है, चेक करो। अब एक्चुअल में किसको करना ऐसे नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन ने कैश बुक भी मांगा है, हम लोगों ने कर तो दिया ऐसे, बट इसमें भी आंसर आ जाता है, बट हम लोग इसको फटाफट कैश बुक से भी कर देते हैं। बताओ कैश बुक में क्या क्या आएगा? कैश बुक का बैलेंस तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो वहीं से स्टार्ट करो। कैश बुक का आपको नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है, तो बाय बैलेंस बीडी कितना? 16,248। अब इसके अंदर आपको देखना है कौन कौन सी चीज़ें कैश बुक में आती हैं जो गलती कैश बुक की हो, पहली बात, और नहीं टाइमिंग डिफरेंस तो बीआरएस, हाँ टाइमिंग डिफरेंस बीआरएस में ही आएगा। टाइमिंग डिफरेंस और बैंक के एरर्स हमेशा बीआरएस में आएंगे। किसके क्या चीज़ कैश बुक में आएगी? जो कैश बुक वालों से गलती हो गई, और जो टाइमिंग डिफरेंस ना हो, जो कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें जो बैंक ने कर दी और हमने अभी तक नहीं करी, हमें पता चला तो हमें कर देनी चाहिए। तो कहने का मतलब है चेक डिपॉजिटेड 5256 क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब बैंक ने तो क्रेडिट करा 3 अक्टूबर को, ठीक है, बट ये क्या टाइमिंग डिफरेंस नहीं हो गया? ये टाइमिंग डिफरेंस हो गया, तो कहाँ जाएगा ये? बीआरएस में। कहाँ जाएगा ये? बीआरएस में। तो ये ठीक है, इसको हम लोग बीआरएस में ही रहने देते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इसको बीआरएस भी साथ साथ बना लेता हूँ, इसका फटाफट बीआरएस, कोई बात नहीं, दोनों तरीके हो गए, है कि नहीं? एग्ज़ाम में कोई भी तरीका हो तो आपको आना चाहिए। तो ये एक तरीका मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ 5256,000। अच्छा इसके अलावा पेमेंट बाय चेक 64,000 हैज़ बीन एंटर ट्वाइस। अब ये गलती है, बट किसकी है? कैश बुक की। तो ये 64,000 से कैश बुक बढ़ाना था ना, तो बढ़ाना था, तो ये कैश बुक में बढ़ाएंगे यहाँ पर, है ना। तो आपने पेमेंट जो थी वो पार्टी का नाम लिख दोगे जिस पार्टी का आपने डबलिंग कर दी होगी, है कि नहीं? जिस पार्टी के अमाउंट से आपने डबलिंग कर दी होगी, आपने कैश बुक को क्या कर दिया था? कम। ऐसे ही लिखा होगा ना, दैट पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब उसी पार्टी को उल्टी रिवर्सल एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे? बैंक टू पार्टी। इज दैट क्लियर? पार्टी लिख दो या सप्लायर लिख दो, सप्लायर।
कितना अमाउंट है? 64,000. इसके अलावा 29 सितंबर को बैंक क्रेडिटेड अमाउंट ऑफ 469,600 रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ अखिल बट एडवाइस वाज नॉट रिसीव बाय अखिल अंटिल 1 अक्टूबर. अखिल से एडवाइस नहीं मिली, अखिल को एडवाइस नहीं मिली, मतलब उसको बैंक, तो ये क्या हुआ? ये तो टाइमिंग डिफरेंस हो गया. बैंक ने क्रेडिट कर दिया रिसीव ऑन कस्टमर ऑफ फ्रॉम कस्टमर ऑफ, नहीं टाइमिंग डिफरेंस नहीं है. कस्टमर बैंक ने आपको अखिल को पता चला 1 तारीख को, बट ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है. क्या पासबुक में हो गया, कैश बुक में भी कर देना चाहिए. क्या कर देंगे? कैश बुक बढ़ा देंगे. टू कस्टमर का नाम लिखा है नहीं, तो टू कस्टमर कितने से? 469,600. इसके बाद बैंक चार्जेस अमाउंटेड हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक. तो ये आपकी गलती है, आप लोग करोगे बाय बैंक चार्जेस 2320. इसके अलावा 80,000 रुपये बैंक क्रेडिट हो गया, ये एरर है. और किसकी तरफ से एरर है? पासबुक. तो ये तो जाएगा BRS में. तो 80,000 रुपये का ये यहाँ पर शो करेंगे, 80,000 रुपये प्लस कर देंगे. क्या ये बात क्लियर है? अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 560 वॉज डिस्काउंटेड. अब ये डिसऑनर हो गया. डिसऑनर होने पर बैंक वालों ने पैसे काट लिए होंगे, आपको पता ही नहीं चला. पता नहीं चला तो क्या हो गया? टाइमिंग डिफरेंस थोड़ी ना ये तो पता नहीं चला. अब पता नहीं चला तो पता चला तो कर दो. तो कैश बुक को ही ठीक करोगे. 5,60,000 रुपये से कैश बुक को क्या कर दोगे? कम बाय BR डिस्काउंट होता है. तो आप क्या करते हैं? बैंक वाले पैसे आपके अकाउंट से काट लेते हैं. इज दैट क्लियर? 5,60,000. बाय BR नहीं, सॉरी, बट बाय दैट पार्टी ना. By that- BR डिसऑनर भी लिख सकते हो, बट डेटर लिखना चाहिए. वैसे एंट्री क्या होती है वो बताओ? जब बिल डिस्काउंट होता है तो बिल डिस्काउंट होने पर तो आपने पहले ही कर दिया ना, बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR तो पहले ही खत्म हो गया. अब जब बैंक पैसे काटेगा डिसऑनर होने पर, तो आप कस्टमर को जिसके अगेंस्ट आपने क्या बनाया था बिल, उसको डेटर बना देते हो और बैंक को क्रेडिट करते हो. ऐसे ही तो होता है. तो कस्टमर टू बैंक में फिर यही करेंगे ना. कितने रुपए से? 560. यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में BR. अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये तो साफ तौर पे टाइमिंग डिफरेंस है. तो ये यहाँ पे आएगा 53,04,000 है ना. तो ये यहाँ पे आ जाएगा 53,04,000. अब मुझे बता दो पहले कैश बुक का करेक्ट बैलेंस निकाल लो. कैश बुक का करेक्ट बैलेंस क्या है? टोटल करो और बताओ. टू बैलेंस CD आ रहा है कितना? सर क्या है? टोटल तो इतना आ रहा है 5,78,566. 578 नहीं बेटा, ये टोटल 578 568. और उसमें से ये दोनों माइनस कर दो. 44,968. तो ये आपका बैंक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है अभी भी कैश बुक का. तो 44,968 से स्टार्ट करेंगे और इसमें ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब बताओ टोटल सेम आना चाहिए. डिफरेंस सेम आना चाहिए. आंसर सही है? सर आ गया 8303. यस सर 8303. आ गया. ये टोटल कितना आ रहा है? सर 53,00,96. 53 0096 और ये 5384,000. इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 83032. यही आ रहा है. ये पासबुक का आ गया. तो आंसर हमारा मैच कर गया. आंसर यहाँ भी देख लेते हैं. ये आ गया हमारा 44968. और उसके बाद अब ये इन्होंने वो वाले फॉर्मेट से किया है. मैंने आपको बताया था ना दूसरा तरीका. तो इन्होंने दूसरा तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप इसको प्लस माइनस वाले तरीके से करोगे, आंसर वही आएगा. क्लियर? डन. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट. फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, रॉ मटेरियल अकाउंट प्रोवाइडेड बाय द प्रवीण रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 23-24. देयर आर सर्टन फिगर्स मिसिंग इन दीज अकाउंट. लो मिसिंग फिगर्स आपको बनाना है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट.
तो बताओ, आपको रॉ मटेरियल अकाउंट दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया, क्रेडिटर्स नहीं दिया, मतलब ये होगा परचेजेस। तो आपने कुछ यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुई इन्फॉर्मेशन, तो आपको इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स अकाउंट में देखो, बाय बैलेंस बीडी दिया है, टू बैलेंस सीडी दिया है। अगर मैं कह रहा हूँ इतना पेड है, इतने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? बाय परचेज। बाय परचेजेस। बोलो यस और नो। अच्छा दी हुई है, यस सर। नहीं बट रॉ मटेरियल क्या नहीं दिया ना, परचेज सर जी है ना, परचेज ऑफ मशीन। मशीनरी है ना बेटा, रॉ मटेरियल का तो नहीं है। तो मटेरियल का तो मैं मटेरियल का डालना ना, बताओ ना कितना आया अमाउंट, 40 हज़ार, कितना? 14,40,000। 1440 ये आ गया। अब ये जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, 1440 क्रेडिटर्स। बोलो यस और नो। यस सर। ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या चाहिए बताओ, मुझे चाहिए क्या क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, देखें। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, कुछ और होगा, इन्फॉर्मेशन से निकल आएगा। हाँ निकल आएगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट से ये दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है ना पहले। और नहीं, वही आपने जो बैलेंस शीट लिया ना, मेरे को आ रहा था ये सारी उसको करना है। फ्यूल चार्जेस ये सब ना उसमें आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में में। आएंगे। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लो, बट उसमें रॉ मटेरियल अकाउंट चाहिए होगा ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम तो चाहिए हमें। क्लोजिंग स्टॉक का जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो जिसमें मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी, फिर ऐसे टोटल करके रॉ मटेरियल नहीं आएगी ना। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट है उसकी इंफॉर्मेशन। वो ट्रेडिंग नहीं। अच्छा ये वही है, तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होने वाला बैलेंस ही तो है ये। यस सर। हाँ ठीक है, ट्रेडिंग में ट्रांसफर होने वाला बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट थोड़ी ना होता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले ये ट्रांसफर किया हुआ है, ये खर्चे दिए हुए हैं, वेजेस इंक्लूड पेड 315 और लेबर को कितना दिया 50, तो ये ठीक है 365 ही है। डेप्रिसिएशन चेक कर लो, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹12 लाख हैज़ बीन ओमिटेड, मशीनरी इज चार्जेबल एट डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 15%। 1,80,000। ऑफिस वाला आएगा मैन्युफैक्चरिंग, पेड टू लेबर एट ऑफिस। अच्छा ऑफिस वाला ऑफिस तो फैक्ट्री आती है ना, मैन्युफैक्चरिंग है। लेबर एट ऑफिस है ये तो। अच्छा हाँ, तो ये नहीं आया, 315 आना चाहिए, 315 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ठीक करना है हमें पहले, इसको ना 315 इसको ठीक कर दिया। और क्या किया? डेप्रिसिएशन में 12 लाख रुपए का ये, और कोई परचेज तो दी नहीं हुई। 14,40,000 की परचेज की। 14,40,000 की अलग वो मशीनरी की थोड़ी और वो परचेज क्या है। कहाँ पे ठीक थी। कहाँ पे बेटा? वो तो मटेरियल, अरे वो तो मटेरियल है भाई। हाँ बोल दिया सर। इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 15%, कितना आ रहा था? 180। यस सर। 180 और सर वो क्या लिखा है? वो अलग है। वो तो अलग है। अच्छा ये ना इन्होंने एंट्री ही नहीं करी, तो ये एंट्री करनी है। 180 का जो डेप्रिसिएशन है वो निकालना है। मेरे को लग रहा है 2,15,000 का ऐड है। यस सर, यही है। डेप्रिसिएशन पहले से हो गया था। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये डेप्रिसिएशन जो है ना, ये डेप्रिसिएशन पहले से गिवन है और ये इन्फॉर्मेशन ओमिटेड है, तो इसका डेप लगाया नहीं गया, तो लगाना है इसका डेप्रिसिएशन 180, तो ये बनेगा 395। ये बात होगी। तो वो 215 तो डेप्रिसिएशन पहले से ही गिवन है, ये कह रहे हैं ये ओमिटेड है, मतलब इसका डेप्रिसिएशन आपने लगाया नहीं, तो लगा दो, तो ये 395 इस हिसाब से होगा। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 249 दिए हुए हैं, बट आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये सही है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग: इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000, ऑफ विच तो इसका 25% ऑफिस का है, तो वो नहीं आएगा, तो 75% आएगा। कितना हुआ? 60,000 हो गया। फ्यूल चार्जेस आएंगे, फ्रेट इनवर्ड आ जाएगा,
डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर ये नहीं आएगा, फ्रेट इनवर्ट तो आ जाएगा ना, बट डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर नहीं आएगा। तो बताओ कितना बनाइए, 60, 25, 32। बेसिकली ये इंक्लूड्स है, मतलब इसमें ना जो चीज़ें हटानी है वो टोटल में से हटा दो बस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको जो पॉइंट दिया है, क्वेश्चन में दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो कितने दिए हैं, 2,49,000 ना। तो आप एक काम करो, 249 क्या हटाना है वो हटा दो। कितना हटा दो बताओ? सर एक तो 20,000 रुपये का वो हटा दो ऑफिस वाला, और एक हटा दो 22,000 का डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर। ये 2,07,000 2,07,000 बस ये आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो गया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ट्रेडिंग अकाउंट भी रॉ मटेरियल का वो निकल आएगा बैलेंसिंग फिगर। ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर दिया था 1744, है ना। ये तो हमें निकालना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट वाला अमाउंट आएगा कहाँ से? परचेजेस सर, जब न्यू ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो परचेजेस वो बढ़ जाएंगे ना। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का ना हमें अमाउंट ठीक करना पड़ेगा। पता है क्या, जो जो करेक्शंस नहीं करी अभी हमने, वो करेक्शंस एडजस्ट कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट को फाइनलाइज करो। यानी अभी जो हमने आंसर निकाला था ट्रेडिंग का, ये जो दिया हुआ है वो हमने किस हिसाब से दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट बताओ? ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये इन एडजस्टमेंट्स के हिसाब से दिया है। अब जो जो हमने चेंजेस किए ना उस हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर चेंज कर दो। 1744 के अंदर 180 का अगर तुम डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर और बढ़ जाएगी। वेजेस में 50,000 रुपये कम किया था, बोलो, तो 50,000 माइनस कर दो। और यहाँ पर आपने क्या किया था इस वाले में, 249 की जगह 2,07,000 लिखा है ना आपने, तो 42 से कम करना है तो 42 से इसको कम कर दो। कितना आया? 18,32,000। तो 18,32,000 आ जाएगा इधर। जैसे ही मैं ये डाल दूंगा 1832, मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? 1832 मैंने यहाँ डाल दिया तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ये मेरे पास आ गया, ये था मेन टारगेट, रॉ मटेरियल कंज्यूम। जैसे ही ये वर्किंग, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, अब क्या होगा, अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। समझ रहे हो? क्लोजिंग यहाँ पे आ गया, कितना आया था रॉ मटेरियल कंज्यूम? 9,15,000 ये आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। बताना कितना आया? तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया 652। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दिया था इस बार ये वाला, वैसे ऐसे क्वेश्चन थे नहीं। है ऐसा क्वेश्चन? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, रॉ मटेरियल अकाउंट, ऐसे था। अगला क्वेश्चन, राम, लखन एंड भरत आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st April 22. Their fixed capitals were 150, 75, 75 respectively. As per the provision of the deed, Bharat was entitled for a salary of 15,000 per annum. All the partners were entitled to interest on capital at 5% per annum. Profit and losses were to be shared in the ratio of capitals of the partners. Net profit for the year is 99, 2022-23 का और 23-24 का कितना दिया है? 135 was divided equally without providing the above adjustment. You have to pass an adjustment entry. तो भाई साहब ये तो पार्टनरशिप का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन चैप्टर में पास एडजस्टमेंट नहीं करते थे, ये वही है। राम, लखन, भरत को एक पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st April 22 देयर फिक्स कैपिटल स्टूड एट 150, 75, 75। ओके, एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड भारत वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 मिलनी चाहिए थी, बट ऊपर ये बात लिख दी गई है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। कह रहे ये डीड के हिसाब से था, ये हमें डीड के हिसाब से करना था। बताओ, तो सैलरी देनी है तो भरत को सैलरी दे देंगे, और ऑल द पार्टनर्स आर शेयर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपने किया क्या है, जो प्रॉफिट है ना उसमें से ये एडजस्टमेंट्स नहीं करी, तो पहले ये एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए थी। ये देखो हम लोगों ने बनाया था ना ऐसे एनालिटिकल टेबल, क्या बनाया थे?
अब मुझे नहीं पता इन लोगों ने कैसे किया, हम लोग तो एनालिटिकल टेबल बनाते थे। राम, ये सिंपल है, राम लखन भारत और है भरत, और फॉर्म और एक बनाओ फॉर्म का, इधर बना दो एक डेबिट क्रेडिट। याद आया? अब इसके बाद आपने जो प्रॉफिट बांट दिया था इक्वली, वो गलत बांट दिया है, तो इक्वली बांट दिया, गलत बांट दिया, तो क्या करना चाहिए? इसको पहले तो प्रॉफिट को क्या करना चाहिए? वापस ले लेना चाहिए। तो भाई प्रॉफिट को वापस लेने के लिए क्या करेंगे? पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और फर्म को क्रेडिट। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड 99,000, अच्छा दो, हाँ इक्वली बांट दिया था तो इक्वली 2 साल हो गए। बाद में 1,35,000 वाला, हम्म? 1,35,000 वाले में भी एडजस्टमेंट होती है ये वाली। चलो कोई बात नहीं, अभी पहले प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? ये तो 99 है, 99 वाला पार्टनर से लेना है 33 ईच, और एक 35 का भी बांट दो ऐसे ही। 45। As per the deed, Bharat was entitled to salary of 15,000 per annum. भरत को सैलरी दी 15,000 रुपये की पर एनम, तो सैलरी 30,000 टू भरत, तो सैलरी देनी है, और सैलरी देनी है भरत को कितनी? 2 साल की 30,000 रुपये। फॉर्म को कर देंगे डेबिट। इस तरीके से पार्टनर्स वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। क्या है पार्टनर? सर 2 साल का देंगे ना? काम का तो 15,000। काम का 15,000। नहीं, फिक्स कैपिटल्स मेथड है क्या? फिक्स कैपिटल्स है, फ्लक्चुएटिंग वाला है। एक इन्होंने कैपिटल्स को एडजस्ट किए हैं कि नहीं? फिक्स कैपिटल चाहिए, तो ये फिक्स कैपिटल्स हैं, तो कैपिटल्स को नहीं किया ना एडजस्ट, कैपिटल को एडजस्ट नहीं किया, ये रेशियो आ जाएगी। ठीक है, ये फिक्स कैपिटल्स है। मेरे कहने का मतलब है जो हमने एंट्री करनी है वो करंट अकाउंट से करनी है, कैपिटल अकाउंट से नहीं करनी। तो 1,75,000 ये रेशियो क्या बनती है वैसे? 2:1। तो क्या करना है? सैलरी टू भरत, अच्छा अभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 5%, 2 सालों का कर दिया आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था कितना? 15,000, 7,500 और 30,000 डेबिट करेंगे फर्म को। कितना? अब जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो अब कैपिटल्स रेशियो में बांटना है। कितना आया एडजस्ट करने के बाद? कितना? 99 + 135 - 60 कर दो ना। 174 आ रहा है, और इसको आपने जब बांटा तो 87, और 2:1:1 में 87 और दोनों का
ये तो टोटल क्या आ रहा है, सेम आ रहा होगा, कितना आ रहा है, 226 नहीं, 2 234,000. इसका बताओ। सर राम की डेबिट साइड आ गई 78,000. और ये 102,000. और ये भी वही सेम आएगी 78,000. और ये 51,000. वो भी सेम है 78,000. वे ज़्यादा है 81। 81,000. बताओ कितना डिफरेंस आया। सर। इसका तो बर्थ का आएगा 24,000. किसका, और उसका 3,000. 3,000 का आ रहा है, किसका 27, अच्छा ये ठीक है, 3,000 यहाँ पे। तो एंट्री क्या बनी, लखन डेबिट टू राम टू भरत। ठीक है, लखन डेबिट टू राम टू भरत, डन। Yes, sir. लखन टू राम टू भरत 27, 24 तो ठीक। और 3। अगले पे आ जाओ। P&L प्रॉफिट लॉसेस दिए हुए हैं 2020 के प्रॉफिट लॉस। सर आपने ऐसे तो सेम क्वेश्चन हमें दिया था. ये तो गुडविल का है, नॉर्मल क्वेश्चन है। और ये आता है हमें. आपने ये करो फिर फटाफट कैलकुलेट करके पे दिया. कैलकुलेट ऐसे ही कैलकुलेटर भी करके बता दो फटाफट कितना इसका आंसर मुझे याद है, मैंने क्या है. आंसर भी याद है। अरे ऐसे देखने की क्या जरूरत है, अपने आप करो ना। अभी एग्जाम में आएगा तो क्या करेगी, मैंने किया हुआ है, छोड़ देगी किया हुआ है तो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर ऐसे साथ में सुन करते हैं. सर को पता था ये क्वेश्चन एमटीवी वाले दूसरी बारी देंगे, सर ने पहली दे दिया हमें. सर ये वाला तो बहुत इजी है. जितनी बार तुमने इजी बोल दिया उतनी देर में तुम करके दो, बताओ मुझे आंसर। इतनी देर तुम आंसर लगाने में लगा रहे हो। ये देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, उससे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए। हाँ सर आ गया 7,000. एवरेज प्रॉफिट कितना आया, एवरेज प्रॉफिट आया पहले आया था 2,955, तो फिर उसमें से 6,000 माइनस कर दिया. 6,000 माइनस कर दिया। यस सर. फिर आ गया 23,500. ये एवरेज निकालना, एवरेज कितना था 29,500। 29,500 में से 6,000 रुपये आपने माइनस कर दिया तो यार 23,500। और ये एवरेज प्रॉफिट है, ये नॉर्मल है, तो सुपर कितना हुआ। 35,500. और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2, तो गुडविल हो जाएगा। अच्छा सुनो, यहाँ पे एवरेज ऑफ 3 इयर्स लेना है, हमने 4 साल का ले लिया है। दोबारा करो, दोबारा गलती हो गई है, 3 सालों का एवरेज करना है। तो पिछले 3 साल लोगे, सीधा पिछले 3 साल, 1, 2 और ये वाला 3, बस ये वाला 20 वाला नहीं लोगे। अब एवरेज निकालो, एवरेज गलत आ रहा है मुझे लगता है। ये 36 आ रहा है एवरेज, 36 माइनस 6 आ गया 30, तो 30 माइनस 20 इज 10 है ना, और 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20,000 आना चाहिए गुडविल।
चेक करें आंसर 20,000 गुडविल। ठीक है, अभी वो इजी वाले में आंसर बोला निकाल के रखते और फिर देख रहे होते तो हार्ट अटैक आ जाता कि इजी में भी इतना प्रॉब्लम हो गया। तो ये 3 years का लिखा हुआ था, ये ध्यान से पढ़ना था। आगे, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म Alpha and Associates consisted of 2 partners X and Y who were sharing profit and loss in the ratio of 5:3. The position as on 31 March 24 was this. Z was admitted as a partner on the following terms. Z should get 1/5 of the share of the profits. Z bought 240 as his capital and 32,000 as his share of goodwill. Plant and machinery was depreciated by this and this and this. ये हो जाएगा, रिवैल्यूएशन वाला है। तो इमीडिएटली आफ्टर, ने मेन बात नहीं है ना, मेन बात यहाँ पे आ जाती है। इमीडिएटली आफ्टर Z's admission, goodwill bought by him would be adjusted among old partners. Thereafter, the capital account of old partners would be adjusted through current account of the partners in such a manner that the capital of account of all the partners would remain in the profit sharing ratio. Prepare revaluation. मतलब उनके जो न्यू पीएसआर आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें वो करना होगा। जो कैपिटल्स हैं वो न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। तो पहले तो आपको न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। न्यू पीएसआर कितना आ रहा है? पहले की आपको दिया है ओल्ड पीएसआर, 5/8 है ना, फटाफट निकालो। न्यू वो 1/5 की एग्रीमेंट है। ओल्ड रेशियो तो दी हुई है 5:3। एक्स और वाई की 5:3, और जो जेड है उसको 1/5 शेयर के लिए एग्री किया है ना। तो न्यू रेशियो क्या होगी? रिमेनिंग निकाल लो। रिमेनिंग क्या आएगा? 4/5। इस 4/5 को एक्स और वाई को दे दो। एक्स का न्यू शेयर क्या होगा? 5/8 ऑफ 4/5, और वाई का न्यू क्या होगा? 3/8 ऑफ 4/5, और z का क्या होगा? z का तो 1/5 ही होगा। तो ये कितना हो गया? 20/40, ये हो गया 12/40, और ये इसको 40 बनाने के लिए क्या करेंगे? 8/40। तो ये हो गया 20, 12 और 8, 4 5 23, 5 3। तो न्यू रेशियो आ गई 5:3:2। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है? आगे रीवैल्यूएशन बनाना है। तो रीवैल्यूएशन तो बहुत ही आसान है। रीवैल्यूएशन में हमें क्या क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएटेड। तो क्या करेंगे? डेप्रिशिएट है तो क्या एंट्री होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू मशीनरी। अच्छा, फिर इसके बाद कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी एप्रिशिएटेड, तो उल्टा हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। प्रोविजन बनाने के लिए भी बोल रहा है क्या? आओ जरा देखें। प्रोविजन टू बी क्रिएटेड 5%, डेटर्स पे 5% रखोगे तो वो प्रोविजन बना दोगे, तो वो प्रोविजन आ जाएगा यहाँ पर 3000 डेटर्स का। आउटस्टैंडिंग, अच्छा कुछ और भी है क्या? कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 6000 रुपये की, है ना। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या एंट्री होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू लाइबिलिटी। क्लियर। और फिर इसके बाद जो बचेगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे ओल्ड पीएसआर में। तो ये हो गया खत्म। फिर इसके बाद बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में एक्स और वाई का बैलेंस बीडीज लिख दिए, और उसके बाद ना आपने क्वेश्चन में लिखा है कि वो कुछ लेके आ रहा है। देखो क्या लेके आ रहा है? 2,40,000 कैपिटल है, 32,000 शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना हो गया? 240 और 32, 272। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एक्स। निकालनी पड़ेगी। क्यों? तो वो तो सैक्रिफाइसिंग तो वही होगी ना बेटा, निकालने की क्या जरूरत है? ओल्ड ही तो सैक्रिफाइसिंग होगी। कुछ चक्कर ही नहीं है ना, कुछ लेना देना तो है ही नहीं। उसने तो सीधा बोला मेरे को 1/5 दे दो, तो 1/5 के लिए वो आ रहा है, तो वो अपना सेक्रीफाइस भी तो 5:3 में ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देना चाहिए? 20,000 रुपये को बांट देना चाहिए सेक्रीफाइसिंग में
बांट दो, कितना रेशियो आएगी? एक्स में 20,000, 20,000 और 12,000। नहीं, अच्छा प्रीमियम 32 था ना, प्रीमियम 32,000 को कितना आ रहा है? एक्स का 20,000 और वाई का और Y का 12,000। 12,000। तो एक्स और वाई में 12,000 20,000 आ जाना चाहिए। ये रहा, ये आ तो गए। ठीक है, ये वाली एंट्री होगी। Valuation का profit बांट देना। हाँ बेटा, Valuation का profit transfer कर देना। ये एंट्री होगी। Yes, Yes, sir. sir. सर, बस इन्होंने जेड्स कैपिटल अकाउंट को दिखा पेमेंट को पेमेंट नहीं कर वो ऐसे ही करते हैं। Zeds capital ही करते हैं वो वाले सर ने और अभी- एक ही तो बात है। हाँ। आप कैश, आप उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने पूरा कैश टू जेड्स कैपिटल कर दिया होगा। उन्होंने कैश में 272 दिखाया है और हम कैश में सिर्फ दिखाएंगे 2। ठीक है, इन्होंने पूरा दिखा दिया होगा ऐसे, और फिर इसके बाद Z टू X टू Y, तो बात तो एक ही है ना, उतना ही बनेगा। बात तो एक ही ना। 32,000 डेबिट भी कर रहे होंगे ना Z को, देख हाँ। 32,000 को डेबिट भी कर दिया इन्होंने, तो 20 ये रहा, 12 ये रहा, 32,000 डेबिट भी तो कर दिया, बात तो एक ही बनी ना। ठीक है, हाँ, वही कर दिया। आप करके देख लेना, वही आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था पहले ये बात शायद। आगे आ जाओ। इसके बाद तो बस एक तो ये एंट्रीज हो गई। रीवैल्यूएशन वाला भी तो हिसाब किताब आएगा। रीवैल्यूएशन वाला कितना आया था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई 7, तो रीवैल्यूएशन एक्स और वाई को क्रेडिट साइड पे बाय रीवैल्यूएशन डाल दो, ये 73,438,44062 डन। अब इसके अलावा यहाँ पर एक P&L अकाउंट दिया हुआ है, तो आपको पता है राइट ऑफ करेंगे इसको, तो क्या एंट्री होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L डेबिट टू एक्स वाई, तो P&L डेबिट टू एक्स वाई कर दो, कितना? ये भी हो गया, ये वाली एंट्रीज हो गई। और क्या रह गया? सर वो बैंक वाली भी तो होगी जो वो लेकर आया था जेड कैपिटल बाय बैंक 2,40,000। कौन सी? सर ये 272 वाली तो होगी। कुछ लिखा हुआ और? नहीं सर, वो अच्छा वो वाली तो, हाँ वो वाली भी हो गई, वो वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई। Yes, sir. बस अब फाइनली क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन सच अ मैनर द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैपिटल्स इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो उसको निकालने के लिए आप चेक करो कि टोटल कैपिटल कितना बन रहा है। ये टोटल कैपिटल प्लस होगा ना टोटल कैपिटल में। रिवैल्यूएशन की क्या, रिवैल्यूएशन की क्या जरूरत? सर जब हम टोटल कैपिटल ऐसे निकालना होता है उसमें बेटा सीधी सी बात है, जो वो कैपिटल लेके आया ना, कौन? Z कितना कैपिटल लेके आया? 2,40,000 कितने शेयर के लिए लेके आया? 1/5 तो टोटल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 240 मल्टीप्लाई बाई 5, 12 12 लाख लाख तो 12 लाख रुपए का कैपिटल है जो इनकी 6 लाख आ जाएगा। न्यू रेशियो में बांट दो। उसमें आ जाएगा 6 लाख। कितना है? X का 6 लाख 6 लाख, एक्स का 6 लाख, वाई का 3,60,000 और 2,40,000। बस यही करना। ये बैलेंस सीडी लिख दो, 2 बैलेंस सीडी हो गया, और जो डिफरेंस होगा वो एडजस्ट कर दो। ठीक है, डिफरेंस जहाँ पे भी आ रहा होगा, डिफरेंस मुझे लगता है इन्होंने इनके हिसाब से डिफरेंस सिर्फ एक यहाँ आ रहा है, इज दैट क्लियर? Z का तो इक्वली आ रहा होगा, Z का तो ऑब्वियसली मैच करेगा। X और Y आपस में क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे अमाउंट कि किसका ज़्यादा है और किसका कम, तो वो हो गया। बस बैलेंस शीट बना ही लोगे। अगला क्वेश्चन देखें, सिंगल एंट्री का। राम कैरिड ऑन बिजनेस एज अ रिटेल मर्चेंट. He has not maintained regular accounts books. However, he always maintained 10,000 in cash and deposited the balance in bank account. He informs you that he has sold goods at profit 25% on sales. Following information is given to you. Assets और liabilities दिए हुए 1/4/23 और 31/March/24 अलग अलग balances दे दिए. Analysis of his bank passbook reveals the following information.
पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, लोन फ्रॉम लक्ष्मण ऑन 1 October 2023 10% per annum के इंटरेस्ट पे, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 1 लाख. He informs you that he has paid creditor for goods 20,000 in cash, 40,000 in salary दी है. He has drawn 80,000 in cash for personal expenses. During the RAM could not introduce any additional capital. Surplus cash if any has been taken as cash sales. तो ये comparatively easy है. जो हम लोगों ने सिंगल एंट्री के क्वेश्चन देखे हैं उनसे इजी है ये. तो इसके अंदर हमें अगेन सारे लेजर्स बनाने हैं. सबसे पहले आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट बनाना है. तो मैंने आपको एक बात बताई थी ना, हम लोगों ने वैसे 2 बार करके देखे थे. तो आप पहले क्या बनाओ, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाओ, सीधी बात है. तो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाओ और फिर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट जैसे जैसे आए, याद है ना मैंने बताया था, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाओ. जैसे जैसे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आती जाती है वो आप वहाँ पर उसके लिए लेजर बनाते जाओ. ठीक है. तो हम लोग जैसे मुझे क्वेश्चन के अंदर अब कर ही लेते हैं, डिस्कस अब कर रहे हैं. तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो 2 ओपनिंग स्टॉक 280. ठीक है. फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, परचेजेस दिए हुए चेक करो. परचेजेस नहीं दिए हुए, परचेजेस के लिए क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स का लेजर में बाय BD लिखो कितना 40 और 2 CD लिखो 90. अब क्रेडिटर्स को पेमेंट दी हुई है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक 7 लाख. तो ये हो गया 790. और एक और भी है, he informs you that he paid creditors for good 20,000 in cash. नीचे पहली लाइन. He informs you that he has paid creditors for goods 20,000 in cash. ठीक है. और क्रेडिटर्स को 20,000 रुपये और दिए हुए हैं तो ये भी 20,000 रुपये से कम हो जाएगा, ये कैश में दिया है. तो जितना बच गया वो क्या होगा, by purchases. बाय परचेजेस आ जाएगा. परचेजेस कितने आ गए देखना, 7,70,000. 7 लाख 70. अरे वो वहाँ पे जगह सही तरीके से है नहीं, बच्चे कहें क्या करवाया है समझ में कुछ नहीं आ रहा. और क्या था, टू बैंक टू कैश. Cash 7 लाख. टू कैश में 20. 8 लाख 10 लाख. कितने आ गए परचेजेस, 7,70,000. टोटल आया इनका 8 लाख. तो परचेजेस आ गए हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे डायरेक्टली. बोलो Yes. इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे. ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट में 770. इसके अलावा इसी तरीके से हमें क्रेडिट साइड पे चाहिए होती हैं सेल्स. सेल्स में आपको डेटा दिया नहीं हुआ, डेटर दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, डेटर. और आपको दिया हुआ है कि रिसिप्ट फ्रॉम डेटर कितना हुआ है ना. तो आप लोग क्या बनाओगे, अगेन डेटर का लेजर बनाओगे. बताओ डेटर का लेजर. डेटर के लेजर के हिसाब से 2 BD कितना आएगा, 2 BD कितना आएगा 1 लाख. और बाय CD कितना आएगा, ये BD और CD है ना 350. इसके अलावा रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसे आए तो कैश टू डेटर्स बाय बैंक कितने 7,50,000. इसके अलावा आपने डेटर्स से सेल से रिलेटेड कोई और डेटा तो नहीं दिया हुआ, और इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ ना. बस तो सिंपली हम इसको क्या निकाल लेंगे, 10 लाख क्या आ गई, क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स. कितने रुपए की आ रही है, 10 लाख की तो क्रेडिट सेल आ गई. कैश कैश बैंक का कौन क्वेश्चन में बैंक का लेजर मिलेगा ना. अच्छा हाँ बैंक का लेजर. अभी हमें क्रेडिट सेल्स पता है, हमने क्रेडिट सेल्स डाल देते हैं. कैश सेल्स को बाद में देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कैश सेल हो सकता है कैश सेल ना हो सकता है कैश परचेज भी हो. ये सब चीज़ें कहाँ पता चलेंगी, जब हम कैश का लेजर बनाएंगे. अभी है आधा बना. बताओ कैश का लेजर बना ले. कैश का लेजर इन्होंने बनाया होगा, हम सीधा वहीं पे ले चलते हैं. ये रहा कैश और बैंक का लेजर. ठीक है. सबसे पहले बाय बैलेंस BD चेक करें. बैंक का बैलेंस आपको दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया है यानी नेगेटिव बैलेंस, तो बाय BD. और डेबिट बैलेंस दिया हुआ है उसका बैंक का,
नहीं, क्या कह रहे हो? कैश एट बैंक, अच्छा ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर का है और ये एट द एंड ऑफ द ईयर का है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बैंक बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस है और एट द एंड ऑफ द ईयर है डेबिट बैलेंस। ये मुझे डालूंगा। अच्छा ठीक है ना, ठीक तो है। बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो होता है नेगेटिव बैलेंस, जो क्लोजिंग होता है वो तो उल्टी साइड पे जाता है ना। ये देखो, ये देखो, एसेट है कोई, जैसे बैंक बैलेंस है, मान लो बैंक का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी मान लो 1 लाख। अब बैंक में तुम्हारे पास 80,000 रुपये पड़े हैं, तो तुम कहाँ लिखते हो? कहाँ? क्यों? वो तो एसेट है, डेबिट साइड पे होना चाहिए। पर उसका क्योंकि वो बस यही रीज़न है, वो समझे यहाँ पर ये जो तुम बोल रहे हो ना पर, तो समझे कि नहीं समझे? तो इसका बीडी का अगर क्रेडिट बैलेंस लिखना, अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस लिखना होता तो कहाँ लिखता मैं? यहाँ पर। बोलो यस और नो। यस सर। बट क्रेडिट बैलेंस नहीं है ना, क्वेश्चन में दिया है इसका डेबिट बैलेंस क्लोजिंग में, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑपोजिट साइड पे जाएगा। आपने को बताया। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, माथा घूम गया। अब यहाँ पर कैश इन हैंड दिया हुआ है, ये कैश इन हैंड दे दो, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो 2 BD, ये तो दोनों में BD है, और ये इसका नेगेटिव बैलेंस नहीं, कैश का कभी नेगेटिव नहीं होता। कैश का अच्छी बात यह है कि कैश का हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब यहाँ पर आपको जो जो डेटा दिया हुआ है, जैसे क्रेडिटर्स को पे कर दिया, तो आपने क्या कर दिया होगा? टू कैश क्रेडिटर्स, नो सॉरी, कैश क्रेडिटर्स टू कैश करा होगा, तो क्रेडिटर्स को क्या हो गए? बैंक से ट्रांजैक्शन मिलेंगे। अच्छा बैंक, हाँ बैंक से ट्रांजैक्शन किया तो क्रेडिटर्स टू बैंक किया होगा, Yes. तो बैंक क्या हुआ होगा? कम, तो बाय क्रेडिटर्स हो जाएगा, बाय क्रेडिटर्स 7 लाख, डन। और उसमें 20,000 कैश भी दिया हुआ है, वो भी पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये रहा कि इसमें लिखा था कि 20,000 रुपये कैश में भी दिए क्रेडिटर्स को, तो ये भी ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, ये भी बैंक से पे किया, तो बिजनेस एक्सपेंसेस टू बैंक, तो बाय बिजनेस एक्सपेंसेस, ये रहा। इसके अलावा रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, ये बैंक में आए होंगे, तो बैंक टू डेटर, तो बैंक की डेबिट साइड पे टू डेटर। इसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, ये लोन लिया तो बैंक में ही आया होगा, तो बैंक, ठीक है, 1 लाख रुपए। इसके अलावा कैश डिपॉजिट वो अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट के अलग था। अच्छा सॉरी, ये कैश डिपॉजिट, लोन वो वाला हो गया, और कैश अकाउंट, और कुछ कैश बैंक में डाला भी है, तो कैश डिपॉजिट टू बैंक है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बैंक बढ़ गया, कैश कम हो जाएगा, तो बैंक को बढ़ा दो, कैश को कम कर दो, ये रहा। सैलरीज पे करी हैं 40,000 कैश से, तो 40,000 सैलरी से कैश से पे कर दी। क्वेश्चन में लिखा है ही हैज ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये ड्राइंग्स हो गए, कैश कम हो गया। और ड्यूरिंग द ईयर राम कुड नॉट इंट्रोड्यूस एडिशनल कैश सरप्लस कैश इफ एनी, देखो क्वेश्चन में लिख दिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने लिख दिया। अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन ने लिख दिया है कि जो भी कैश बच जाए वो कैश से ले लेना, ये अच्छी बात है। और ऐसी बात बताते हैं ना तो मज़ा आता है क्वेश्चन करने में, और जब नहीं बता नहीं तो जब नहीं बताते हैं ना तब गुस्सा आता है। अब बताओ तो सही यार किस रीज़न से है, तो वो लॉजिक नहीं, बट वो ऐसे लॉजिक पता होना चाहिए, तभी मज़ा आता है क्वेश्चन करने में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया सही, और एक आधी जगह पे हम लोगों ने करा था तो उसमें लिखा ही नहीं है क्या रीज़न से है, वो बस मॉड्यूल के अंदर। हाँ, तो वो गलती है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये देखो ना, ये MTP में दिया है इन्होंने, तो कैश सेल्स मानेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम इसको कैश सेल मानेंगे। अगर डिफरेंस चेक करो कैश का कितना आ रहा है, 240। कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 240 जो है वो सेल्स ले लिया। अब ये यही कैश सेल्स में दिखा दिया वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ गया? ये रहा, ये आ गया। अब क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ये लिख दिया है कि प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन सेल्स है, तो 25% ऑन सेल्स है, तो सेल्स आपकी है 1240 की, उसका 25% कर दो, तो वो प्रॉफिट आ गया। यही आ रहा है 310, ये आ गया, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। बोलो, तो ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, P&L अकाउंट बन जाएगा। P&L अकाउंट में क्या है, जितने एक्सपेंसेस हैं पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर इसके बाद सैलरीज आपने पे करी हैं, तो 40,000 रुपये की जो सैलरी पे करी है ये नीचे लिखी हुई है, ये यहाँ पे आ जाएगी। बिजनेस एक्सपेंसेस पे किए हैं 1,20 वो आ जाएंगे। अच्छा, और क्या है, लोन का इंटरेस्ट होगा, तो लोन का इंटरेस्ट है 1,10,23 से लेकर उसका 10%, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो, कितना हुआ 5,000, तो 5,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा।
बस बाकी नेट प्रॉफिट आ जाएगा और फिर बन जाएगी क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, नहीं बना, अच्छा नहीं दिया हुआ, तो फिर हमें कैपिटल के लिए पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो पिछले साल की बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी, ये रही पिछले साल की बैलेंस शीट। सबसे पहले जो पिछले साल का डेटा दिया हुआ है वो डाल दो। पिछले साल का डेटा में आपको क्या क्या दिया है, ये रहा पिछले साल का डेटा। कैश इन हैंड 10,000 डाल दो, फिर इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 ये डाल दो, इसके बाद कैश एट बैंक क्रेडिट बैलेंस यानी बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट है तो ये 50,000, इसके अलावा डेटर्स 1 लाख ये डाल दो, डेटर्स 1 लाख, इसके बाद स्टॉक इन ट्रेड 2,80,000 ये डाल दो। तो जितना डिफरेंस होएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कैपिटल, ठीक है ना। एनपीओ में भी तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, जो आप पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हो और फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकालते हो और फिर उसके बाद अगली बैलेंस शीट बनाते हो, हमारी कौन सी, दूसरी वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ये बताओ, ये 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा, प्लस इसके अंदर प्रॉफिट ऐड हो जाए और फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने कुछ पैसे विड्रॉ भी किए हैं, ड्राइंग्स कितने रुपए, 80,000, तो ये ड्राइंग्स माइनस हो गए। लोन लिया हुआ था 1 लाख, लोन कितने का था, 1 लाख का, प्लस 5,000 रुपये का इंटरेस्ट इन्होंने इसी में ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर दिया। अब क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिए ही हुए थे, ये 90,000, ठीक है। कैश इन हैंड दिया हुआ है 10,000, कैश इन हैंड ये रहा, कैश इन बैंक, डेटर्स 3.5, और स्टॉक इन ट्रेड हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लिया था 1,20 क्लोजिंग स्टॉक। दस नंबर समझ गए बात। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए, VB buyers were unable to agree the trial balance as on 31st March 24 have raised a suspense account for the difference. Next year following errors were discovered. जब भी नेक्स्ट ईयर आ जाएगा तो क्या यूज होगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या यूज होगा, P&L एडजस्टमेंट। रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वर रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग। रिपेयर्स जो किए थे वो बिल्डिंग में डाल दिए, यानी आपने खर्चे दिखाने थे और आपने उसको खर्चा नहीं दिखाया, तो आपने प्रॉफिट बढ़ा रखा है, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। बोलो यस और नो। बताओ भाई, अभी अगर आप रिपेयर्स को खर्चा दिखाओगे इस साल का खर्चा दिखाओगे तो उसको क्या एंट्री पास करोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट है कि नहीं। और आपने बिल्डिंग में डेबिट कर दिया था तो क्या करोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। है ना। क्वेश्चन में आगे लिखा है द एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन परचेज ऑफ जर्नल वॉज शॉर्ट बाय 4,500। कह रहे फ्रेट कॉलम अमाउंट में आपने ये एडिशन नहीं किया, 4,500 रुपये कम है उसमें। प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है। फ्रेट का खर्चा आपने परचेज में नहीं दिखाया होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कम करने के लिए क्या करेंगे, अगेन P&L एडजस्टमेंट। नहीं फ्रेट क्यों, फ्रेट में तो डाला ही नहीं ना, टू सस्पेंस। रेक्टिफाई करना होता तो हम लोग सस्पेंस करते, सॉरी वो करते फ्रेट डेबिट किया ही नहीं ना, वो तो कह रहा फ्रेट डाला ही नहीं, जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब बुक बनाई सब्सिडरी बुक, उसमें फ्रेट डालना था, वो डाला ही नहीं। जब डाला ही नहीं तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, है ना। तो फ्रेट की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई तो हम लोगों ने क्रेडिट करना था, तो क्या करते, सस्पेंस लिखेंगे उसको। कह रहा है गुड्स वैल्यूड एट 3,150 रिटर्न्ड बाय कस्टमर। 3,150 के गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, सेवेरन कंपनी हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेवेरन कंपनी। लो जी बताओ क्या होनी चाहिए करेक्ट एंट्री। फिफ्थ का कौन सा पार्ट है ये, 3। करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। बताओ गुड्स वैल्यू 3,150 रिटर्न बाय कस्टमर, क्या एंट्री होनी चाहिए थी,
अच्छा, कस्टमर का नाम ही है ना 7N कंपनी, 7N कंपनी। कितने रुपए? 3150। और इन्होंने कर क्या दिया? हैज़ बीन पोस्टेड विद डेबिट ऑफ 7N कंपनी, यानी 7N कंपनी को क्या कर दिया? डेबिट। और सेल्स रिटर्न को भी शायद डेबिट। और कह रहे हैं एंड ऑल्सो डेबिट कर दिया किसको? सेल्स रिटर्न को भी डेबिट कर दिया। सेवन एन कंपनी को भी डेबिट कर दिया और सेल्स रिटर्न को भी डेबिट कर दिया। अब बाकी क्रेडिट क्या किया वो मैटर नहीं करता, जो डेबिट किया वो डालो। सेल्स रिटर्न डेबिट करना था, किया नहीं कि, किया, कर देंगे। अरे करा है डेबिट ऑफ 7N कंपनी एंड ऑल्सो टू सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, वो ठीक किया है। 7N कंपनी को क्रेडिट करना था, उसको डेबिट कर दिया, तो उसको डबल अमाउंट से क्या करोगे? डेबिट करेंगे। डबल अमाउंट से क्रेडिट करोगे तभी तो ठीक होगा। 6300 सस्पेंस आ जाएगा ऊपर। P&L एडजस्टमेंट का इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि P&L एडजस्टमेंट कब आता है? जब कोई खर्चा या इनकम को रेक्टिफाई करना, और इसमें कोई खर्चा और इनकम है ही नहीं। क्लियर? Sundry items of furniture sold for 90,000 has been entered in sales book, total of which has been posted to sales account. फर्नीचर सोल्ड आपने सेल्स बुक में डाल दिया। सन्ड्री आइटम फर्नीचर सोल्ड हैज़ बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक, और ये तो गलत कर दिया, क्योंकि फर्नीचर बेचना तो फर्नीचर तो एसेट होता है, और आपने इसको सेल्स बुक में दिखा दिया। तो आपने क्या कर दिया? आपने इसको सेल्स बुक में दिखा दिया। इसका मतलब है आपने एंट्री पास कर दी होगी कस्टमर टू सेल्स। कितने रुपए से? 90,000 से। और आपने इसका मतलब है इसको प्रॉफिट सेल्स को बढ़ा दिया है, तो सेल्स को क्या करना था? कुछ नहीं करना था सेल्स। अरे नहीं, ये तो मैंने रॉन्ग लिख दिया पहले। हाँ, कस्टमर टू सेल्स आपने कर दिया, तो कर दिया तो इसको यहाँ पे करना है कस्टमर टू सेल्स। ये आपने कर दिया, जबकि करना क्या चाहिए था? कस्टमर टू फर्नीचर, जिसको बेचा टू फर्नीचर, है ना? कितने रुपए से? 90,000। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे करेंगे? फर्नीचर को क्रेडिट करना था, नहीं किया तो कर दो, और सेल्स को बेफालतू में क्रेडिट कर दिया तो क्या कर देंगे? डेबिट। बट सेल्स की जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे? P&L एडजस्टमेंट। 90,000 डन। अब BR, अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम कंफर्ट एंड कंपनी। किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज हमें दिया है, रिसीव फ्रॉम कस्टमर कंफर्ट एंड कंपनी फॉर 60, हैड बीन रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड एंड हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक एंड डेबिटेड टू BR अकाउंट। क्या किया आपने? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, रिसीव फ्रॉम कंफर्ट एंड कंपनी, कितना? 60,000, हैड बीन रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। हैज बीन रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड, मतलब ये डिस्काउंटेड बिल हो गए। बताओ इसमें क्या किया? अ बिल ऑफ एक्सचेंज 60,000 हैज़ बीन रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। बैंक ने क्योंकि रिटर्न कर दिया एज अ डिसऑनर्ड, तो एंट्री क्या हुई होगी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कंफर्ट एंड कंपनी डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 60। और आपने कर क्या दी? आपने बैंक को तो क्रेडिट किया, BR को डेबिट कर दिया, BR टू बैंक। तो क्या करना चाहिए? कंफर्ट एंड कंपनी डेबिट हाँ नहीं, BR का इम्पैक्ट उस पर नहीं है ना, इनकम एक्सपेंसेस पे थोड़ी ना है। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर सारे। पहली एंट्री हमारी क्या थी? P&L एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग, फिर P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस,
इसके बाद सस्पेंस टू 7N कंपनी, Yes, sir. इसके बाद P&L एडजस्टमेंट टू फर्नीचर, Yes, sir. और इसके बाद Confirm to be out. कंफर्ट टू BR। 10 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। 5 marks दिए, 10 तो तब तो इतना दिमाग लगाए हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय फजिल्का क्लब, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये एनपीओ का दिया है। एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैश इन हैंड, 10% फर्नीचर वगैरह वगैरह। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 150, ये क्या है? ये आपको इस साल की इनकम दी हुई है। सैलरी पेड दिया हुआ है 30,000। फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है 87,500। 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू, मतलब 30% पे प्रॉफिट में बेचा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज रिसीव्ड एट 7,000। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 5,000। बस इसमें स्पोर्ट्स गुड्स परचेज एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, चार्ज डेप्रिसिएशन फर्नीचर, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर सेल्ड। तो यार देखो 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें है ही क्या? क्वेश्चन बनाना क्या था, करना क्या था क्वेश्चन में? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। तीनों बनाने होंगे। अच्छा, बैलेंस शीट भी बनानी? नहीं, Income expenditure। सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नहीं बनानी। बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आओ जरा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं वाला। करो करो स्टार्ट। एनपीओ में दिक्कत थी ना, एनपीओ। सर हमें आज सुबह एनपीओ खत्म किया। आ जाओ, कोई बात नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अच्छे से बनाना, मतलब प्रॉपर बनाने का। हाँ, प्रॉपर बना रहे हैं वाला। एक क्वेश्चन तो प्रॉपर करे ना यार, सारे ऐसे देख देख के करी जा रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा क्वेश्चन है सही? क्वेश्चन 5 का भी बात। ठीक है, एक साथ कर रहे हैं। 5th का बी। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर, इनकम है ना ये, बोलो। तो सीधा सीधा इनकम साइड पर बताओ, ये एक्सपेंडिचर साइड होती है और ये कौन सी साइड होती है? इनकम। ऐसे ही होता है। ये रिसिप्ट साइड होती है और ये कौन सी साइड होती है? पेमेंट। बताओ एक्सपेंडिचर इनकम साइड पर बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट? 1.5 लाख। इसके अलावा सैलरी पेड 30,000। लो जी, क्लियरली लिखा है कि ये सैलरी पे की गई है, तो पेमेंट्स में आ जाएगा बाय सैलरी। कितने रुपए की? 30,000। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो कैश बैलेंस भी होता है ना, तो आपको टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है क्या? चेक करो। लेकिन बैलेंस शीट निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे भाई। टू बैलेंस बीडी कितना है? कैश इन हैंड कितना दिया है? 55,000। ऐसे ही करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा, इसके अलावा एक एक करके स्टार्ट करते हैं ना। ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन, इनकम मैंने यहाँ लिख दी। अब मेरे को सब्सक्रिप्शन रिसीव भी निकाल लेना चाहिए। निकालें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब ये कैसे निकालेंगे? उल्टा सोचना पड़ेगा। इनकम दी हुई है, पहले क्या दिया होता था? रिसीव्ड दिया होता था। हम लोग आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करते थे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस करते थे। क्यों? एट द एंड वाला तो इस साल का होगा, जिसमें से बिगिनिंग वाला क्या कर देते थे? माइनस। अब क्या करेंगे? इनकम दी हुई है, ये देखो। सर बाय सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप एक लेजर भी बना सकते हो सब्सक्रिप्शन का। क्या? जो सैलरी आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी है वो एक्सपेंस में नहीं आएगी। क्या? तो मैंने कहाँ डाल दिया? इनकम में डाल दिया। नहीं, आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में डाल दिया, एक्सपेंस में भी तो आएगी दोनों। आएगी, बट उसमें आउटस्टैंडिंग भी है ना कुछ। यहाँ पे पेड लिखा तो मैंने पेड लिख दिया सीधा सीधा। एक्सपेंडिचर में आएगी, बट एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? एक्रूड, जो साल का है, तो वो निकालने के लिए आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। तो वो मैंने अभी की कहाँ? वो कर रहा हूँ अभी। तो पहले सब्सक्रिप्शन पे आ गया हूँ मैं वापस। तो सब्सक्रिप्शन के लेजर बनाते हैं। सारे बच्चे बताओ क्या क्या आता है? यहाँ पर आता है टू, यहाँ पे आता है बाय बाय नहीं, बाय एडवांस एट द बिगिनिंग। आपको याद है इसमें क्या आता है? यहाँ पे आते हैं प्लस वाले, यहाँ पे आते हैं माइनस वाले। तो प्लस वाले एडवांस एट द बिगिनिंग। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा?
बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड, याद है? यहाँ पे आ जाएगा 2 आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और यहाँ पे आ जाएगा 2 एडवांस एट द एंड, है ना? तो बस ये फिगर्स डालो, नीचे दी हुई हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला कितना दिया है? 70,000, तो बिगिनिंग वाला डाल दो 70,000, ये रहा। इसके अलावा 1 लाख दिया है एंड वाला, लो 1 लाख। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है बिगिनिंग वाला 12,500। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है एट द एंड वाला 15,000, ये 15,000। सब्सक्रिप्शन इनकम दी हुई है, क्या एंट्री होती है सब्सक्रिप्शन इनकम की? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन की डेबिट साइड पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितने रुपए से? 1.5 लाख। क्या सारा डेटा डालने पर मुझे ये पता चल जाएगा ड्यूरिंग द ईयर कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई? बताओ कितना आया, निकालो। टोटल कितना आ रहा है? 235 माइनस कर दो ना उसमें से, कितना आया? 18 लाख। पक्का? 1 लाख क्या है? 1,22,500 आएगा। क्यों आएगा? ये सही है हमारा मतलब आंसर। 1,22,500। इसका भी तो 1,22,000 का है। जबकि तो 12,500 माइनस किया बस। हाँ 1 लाख भी तो माइनस होगा, 35,000 भी माइनस किया है, 35,000 तो दिए। अरे वो इन्वेस्टमेंट में भी खुशी। क्या हो गया बेटा? एंड टाइम पे ऐसी हरकतें करेगी? नर्वस 90s। पता क्या होता है एंड में जब बैटिंग कर रहे होते हैं ना, जब कोई इंडियन क्रिकेट बैट्समैन एंड में जब 90 रन पे पहुंच जाते हैं, सेंचुरी बनने वाली होती है, उस टाइम पर क्या होता है? नर्वस 90s बोलते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, तो लोग, उनको डर होता है, उनको सेंचुरी बनानी होती है, तो टिप टिप करके खेल रहे होते हैं कि किसी तरीके से 90 रन तक ताबड़तोड़ मारा उन्होंने, 90 रन पे पहुंचने के बाद टिप टिप, ताकि मैं किसी तरीके से सेंचुरी पे पहुंचूं। वो वाला सिचुएशन आ गया और उसी टाइम पे आउट। तेंदुलकर पता है कितनी बार आउट हुआ था 90s में? बहुत बार। उससे बेचारे से सेंचुरी नहीं बनी एक टाइम, तो काफ़ी टाइम तक सेंचुरी के लिए वेट करते थे। 99 पे आउट हो जाता था, 98, 99, 98। विदुषी 99। सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट बना दिया हमने, डन। यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से सैलरी का भी बना देते हैं। सैलरी का वर्किंग नोट क्या बनाना है? सैलरी को ऐसे ही ऐड कर दो। ये पेमेंट्स दी हुई हैं, सैलरी पेड दी हुआ था, मुझे सैलरी का खर्चा लिखना है, ये लिख देते हैं, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा भाई। सैलरी कितना है? 30,000। इसके अंदर पेड में आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ है, ये क्या कर दो? ऐड। और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या कर दो? माइनस। कितनी दी हुई है? बोलो भाई। आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल की सैलरी है जो पे नहीं की गई, क्या वो इस साल का खर्चा है? हाँ। और जो बिगिनिंग का दिया हुआ है वो पिछले साल का था, वो इसके अंदर हो सकता है वो पे कर दिया हो, तो इसलिए वो क्या कर दिया मैंने? माइनस। तो बताना कितना आया? 31,500। अब सही है ना? चेक करो। डन। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है क्या? सैलरी हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गई, इन्वेस्टमेंट। अब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बात करूं तो इन्वेस्टमेंट पे ये लिखा है कि इन्वेस्टमेंट 70 की थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, एट द एंड 35 हो गई। तो एक काम करो, इन्वेस्टमेंट का भी एक बना दो लेजर। ये रहा। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो, जैसे शेयर्स खरीदते हैं हम लोग, तो शेयर्स के फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? 10 रुपये। जैसे पर शेयर का 10 मार्केट वैल्यू पर इंटरेस्ट मिलेगा या फेस वैल्यू पर मिलेगा? जो डिवेंचर्स पे भी इंटरेस्ट अगर हमें मिलता है तो किस पे मिलता है? मार्केट वैल्यू पर या फेस वैल्यू पर? फेस वैल्यू। तो एक्चुअल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए फेस वैल्यू दी थी इन्होंने, यहाँ पे हमसे गलती हो गई। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए फेस वैल्यू दी थी। इंटरेस्ट की वैल्यूएशन वर्किंग नोट नंबर 6 बनाओ।
इंटरेस्ट हमारा कितना बनना चाहिए था ऑन इन्वेस्टमेंट्स? 7,000 नहीं, फेस वैल्यू पर 8,750 87, 5 उसका 10%, 8750 7,000 जिसमें से कितना रिसीव हो गया? 7,000 include है 17,500 ये इसके लिए फेस वैल्यू दी थी उन्होंने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस हो गया हमने। फेस वैल्यू 8750। अब समझ में आया 15 नंबर का क्यों है? तो ये 15 नंबर का इसलिए था। रिसीव्ड 7,000 रुपये, एक्रूड इंटरेस्ट कितना हुआ? 1750। सर इन्होंने पता है जो हमने इतना मुश्किल से डेप्रिसिएशन ये करके निकाला है ना, कोई बात नहीं, वो भी देखते हैं ना अभी जो चल रहा है ना, पहले उस पर दिमाग लगा। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में हम लोग इंटरेस्ट इनकम कितनी दिखाएंगे बताओ? सर इसीलिए बाय हाँ, कितना दिखाएंगे टोटल? 8750 8750 टोटल दिखाएंगे ना। 7,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट बोलो। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट एक्चुअल में रिसीव हुआ है वो ठीक है। इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है? 7,000। रिसीव 7,000 हुआ है, वो तो ठीक लिखा है। चलो, कुछ तो ठीक हुआ। आगे बताओ। क्वेश्चन में फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर का क्या कह रहे थे? अब देखो, पहले ये 2 पॉइंट्स करेक्ट हो गए ना हमारे, अब फर्नीचर का भी देख लेते हैं क्या लिखा है। फर्नीचर का लेजर देख लेते हैं ना। सही था। फर्नीचर में सेल ऑफ फर्नीचर तो हमने ठीक लिखा है 4,000। कोई भी परचेज नहीं है फर्नीचर। फर्नीचर में परचेज नहीं है तुम कह रहे हो? अच्छा, सब हो जाएगा सारा। वो माइनस कर दिया। कुछ फर्नीचर से रिलेटेड और भी पॉइंट था क्या क्वेश्चन में? नहीं सर, इन्होंने बताया क्या क्या है? इन्होंने ना ओपनिंग और क्लोजिंग करते ही बस परचेजेस निकाली है। तो इनका बैलेंस 7,000 है और 7,000 की हमने सेल भी कर दी। डेप्रिसिएशन हमने, डेप्रिसिएशन कितना है? सर डेप्रिसिएशन तो 700 है। वो नहीं, अच्छा। इन्होंने लेजर ही बनाया है, उन्होंने बैलेंस लिया है। ओपनिंग और क्लोजिंग को माइनस कर करके नहीं, मतलब इनका कहने का मतलब ये, अरे फिर तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है ना। इनका कहने का मतलब ये है कि जो बैलेंसिंग फिगर है इसमें अभी तक डेप्रिसिएशन हमने एडजस्ट किया ही नहीं। और जनरली तो डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद ही बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं साल के एंड में। इन्होंने लिख दिया क्वेश्चन में कि चार्ज डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है इन्होंने डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज किया ही नहीं। हम लोगों ने ये गलती कर दी कि इन्होंने डेप्रिसिएशन, हमने ये सोचा कि डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया। डेप्रिसिएशन फिर किस पे लगेगा? जो बची हुई वैल्यू है। तो ये सिर्फ ये इसलिए बैंक परचेज नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्नीचर में बाय परचेज, सेल ऑफ फर्नीचर तो ठीक है हमारा, सेल ऑफ फर्नीचर। परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं दिखाना था। और डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, फर्नीचर हो गया ना हमारा, फर्नीचर क्लोज, बस फर्नीचर में यही था। अब आ जाओ तो मशीनरी पर। मशीनरी पे भी उन्होंने यही लॉजिक लगाया होगा। तो मशीनरी पे भी अगर यही लॉजिक लगा है, इसका मतलब हुआ कि मशीनरी का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था? 5,000। और फिर कितना क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया? 10। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अच्छा डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, हम इसमें डाल रहे थे ना, बस वो नहीं काम करना। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन बाद में लगाएंगे, बट पहले बताओ कुछ मशीनरी में खरीदा बेचा है ड्यूरिंग द ईयर? नहीं, तो ये परचेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परचेज। सिंपल मशीनरी का लेजर बनाना है। मशीनरी के लेजर में इन्होंने ना डेप्रिसिएशन को एज्यूम किया कि बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है वो डेप्रिसिएशन के पहले आ रही है, डेप्रिसिएशन बाद में।
तो डेप्रिसिएशन उन्होंने डाला ही नहीं है, तो यहाँ पर आएगा कितना 5000। इसको ठीक करते रहना प्लीज़, लेजर को डेप्रिसिएशन हटा दो यहाँ सर से। एक बार इन्वेस्टमेंट का लेजर दिखा दो। एक मिनट, आपने ठीक किया? मशीनरी का कर दिया। यस सर। सिमिलरली स्पोर्ट्स गुड्स का भी ऐसा ही है, डेप्रिसिएशन यहाँ से हटा दो तो ऑटोमेटिकली बैलेंस टू बैंक कितने आ गए? 5000। 5000। 5000 का स्पोर्ट्स गुड्स। परचेज ऑफ मशीनरी 5000, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स 5000 बस। यस सर। और डेप्रिसिएशन में कितना आ रहा है? हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डेप्रिसिएशन तो सही है। यस सर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना था? 750, 1125। वो तो हमने हाँ। जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे वैल्यू थी उस पर लगा दिया था ना। और कुछ हाँ, क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट का लेजर? इन्वेस्टमेंट का लेजर था ये रहा। ठीक क्या है? यस सर 1,45,000 आ रहा है। बैलेंस सीडी आ रहा है 145। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताना। सरप्लस आ रहा है 82,175। सरप्लस आ रहा है, 82,175। आ रहा है ये सेम यस सर। 82,175। चेक कर लो। हाँ जी, अभी करता हूँ आपको बात, एक मिनट कर, अभी मैं करता हूँ, मैं बाहर हूँ। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। चेक कर लिया ना? यस सर। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन पे भी आ जाओ फटाफट अब। चलिए ना। अच्छा कौन सी थ्योरी की बात कर रहे थे? थ्योरी तो यही है, थ्योरी तो कुछ आया ही नहीं क्वेश्चन। इसकी थ्योरी दी है। इजी, ये वाली थ्योरी इजी है। तो ऊपर वाली क्या थी? ट्रू फॉल्स? नहीं, ट्रू फॉल्स के जो नीचे वाला था। क्या था? क्वेश्चन था। बेटा, क्या करो एक कौन सा? वही चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। Yes, तो sir. वो तो हाँ, रूल। मतलब वो अब आपने भी आप समझा उनका था। आंसर मत देखो ना, आप नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो अपना जो लॉजिक है वो लगा दो, आपको मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? चलो, अमर लिमिटेड issued 20,000 equity shares of 10 each at a premium of 10% payable to an application। तो बता दो ज़रा। सर easy हुई है। सारे इजी हैं, तो वो भी इजी था पिछला वाला। शुरू से ही अलग कोई है नहीं। 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में कितना है? 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये हो गया 2 + एक। 1, 2 + 1 नहीं, 3 + 1 है ना। Yes, sir, 3 plus हाँ, ये भी और फर्स्ट कॉल अरे यार, मैंने 2 एक रुपये, बोला था तो उसके बाद। 4, 2, 3, 5 और 2, 7, और सेकंड कॉल कितना हुआ? 3 रुपये। तो इस तरीके का है। आपको क्वेश्चन ने बोला एम हु होल्ड 2000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, फाइनल कॉल विच वाज मेड आफ्टर 4 months फॉर द फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली पेड, fully paid except a shareholder having 200 shares and one another shareholder having 100 shares। तो एक शेयर होल्डर है जो 200 शेयर है जिसके पास उसने पैसे नहीं दिए, और एक 100। तो ये हो गए शेयर फोरफीट। दे पेड ड्यू अमाउंट आफ्टर, नहीं फोरफीट की बात नहीं कर रहा वैसे क्वेश्चन, अभी फोरफीट की बात नहीं हो रही। दे पेड देयर ड्यू अमाउंट आफ्टर 3 months and 4 months रिस्पेक्टिवली। उसने 3 महीने बाद पैसे दिए और इसने 4 महीने बाद। ये क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का है। तो बताना कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट कितना बनता है? Calls in क्या errors पे interest?
और कॉल्स इन एडवांस 12%। आपको बताया था कि एडवांस पे कंपनीज एक्ट ने किसके फेवर में बनाया ये? कॉल्स इन एडवांस मतलब शेयर होल्डर्स के फेवर में। तो शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट ज्यादा देना है या कम? ज्यादा ज्यादा। तो कैसे देंगे? 12%। एडवांस दे दिया तो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा, और एरियर्स है तो 10%। क्या है बात क्लियर है? Yes, तो 10 और 12 इस तरीके से याद रखो। अब इस क्वेश्चन में तो बहुत ही सिंपल सा इंटरेस्ट, ये तो सिंपल है, वाकई में सिंपल है। इंटरेस्ट वाली एंट्रियां थी, पहले तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ये वाली एंट्री हो जाएगी। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस नहीं है ना, ये नो सर, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। तो बस 15। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर और फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट कॉल की एंट्री आपने जब पास करी, कह रहा सारे बंदों ने पैसा दे दिया, सिर्फ किसने नहीं दिया? 2000 शेयर्स हैज पेड फुल अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। उसने पहले कॉल पर ही सारा पैसा दे दिया। तो जब आपने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल किया, ये तो नॉर्मल एंट्री है। बट जब बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल किया, वहां पे आ गया एडवांस। क्या आ गया? एडवांस। सेकंड कॉल का एडवांस आ गया। उस 2000 शेयर्स का 3 रुपए आ गया, यानी 6 रुपए, 6000 रुपए, है ना? 3 रुपए था ना सेकंड कॉल, तो 3 रुपए आ गया वो वाला। ये 3 रुपए था ना सेकंड कॉल, ये रहा। तो 46, 40 और 6। अब इसके बाद आपने एंट्री पास करी फाइनल कॉल को ड्यू करने की, वो कर दी। और जब अमाउंट पे करने की बारी आई किसकी? सेकंड कॉल की, तब कॉल्स इन एडवांस जो क्रेडिट किया था वो क्या कर देंगे? डेबिट। तो बैंक अकाउंट में पहले से कुछ पैसे बैंक में कितने आएंगे वो बाद में निकालना, पहले कॉल एडवांस को डेबिट करो। कितने से? 6000। 6000। अब इसमें से कुछ ऐसा शेयर होल्डर है जिसने पैसा नहीं दिया। किसने नहीं दिया? 100, 300। 300। एक 200 वाले ने दिया और एक 100, 300 शेयर्स ने नहीं दिया। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3, 900। तो 900 शेयर्स का वो अमाउंट, 900 अमाउंट वो हो गया। और इक्विटी शेयर फाइनल 60,000 था, तो बैलेंसिंग फिगर ये आ गई। क्या ये बात क्लियर है? अब इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो इंटरेस्ट कॉल्स इन क्या बोला गया कि द पे पेड। अब बताओ, इन दोनों का गैप देखना पड़ेगा आपको। किसका? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का गैप कितना है? 4 4 months। months। लिखा है? Yes sir, वो देखो ये the final the call which final was call। paid after 4 months from the first अच्छा, call। 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लो। किसका? कॉल्स इन एडवांस पे। कॉल्स इन एडवांस पे 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। 6000 100 charges। मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 4 महीने, 240। तो 240 का इंटरेस्ट कॉल इन एडवांस इनकम होती है एक्सपेंस? Expense कंपनी के लिए, कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट टू शेयर होल्डर्स को ड्यू कर देंगे, और फिर शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे, तो शेयर होल्डर्स टू बैंक। ये 2 एंट्री समझ में आई? यस सर। इसके बाद ऐसे ही कॉल्स इन एरियर्स के लिए क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स कितने थे? 900 रुपए। 900 रुपए के ऊपर, अच्छा 900 में 2 टुकड़े हैं, यस सर। एक 200 वाले पर 600 इंटरेस्ट है और एक 300 का इंटरेस्ट है। जो 600 का इंटरेस्ट है उस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है? उसने कब पे किया? 3 महीने। उसने 3 महीने के बाद पे किया, तो इसके ऊपर 3 महीने का लगाओ। 10% इंटू 3/12, और इस पे लगाओ 4 महीने का। 15 रुपए। तो इस पे लगा 15 और इस पे कितना लगा? कितने उससे? तीन। 10 रुपए। 10। तो इसकी अलग एंट्री पास करो, इसकी अलग, क्योंकि अलग अलग डेट्स पे होंगी। वो 3 महीने बाद हो रही होगी और वो 4 महीने बाद हो रही होगी। तो यहाँ पर भी 15 रुपए के लिए कर दी शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट। फिर जब पैसा दे देगा वो शेयर होल्डर, क्योंकि उसने 4 महीने बाद 3 महीने बाद पैसे दे दिए 15 रुपए वाले ने, है ना? दे दिया ना उसने। तो बैंक टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर को पहले डेबिट किया था। इसी तरीके से शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट और फिर बैंक टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर होल्डर्स। ये तो आसान है। अगला क्वेश्चन तो थ्योरी था, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द वेरियस पार्टीज टू इट। क्या क्वेश्चन है? रिटायरमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको नोट्स लिखने हैं, राइट शॉर्ट नोट्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो ही जाएगा। लेकिन उसमें कितने पॉइंट? 5 मार्क्स का है। यार जब कभी आपको लग रहा हो ना कि 5 पॉइंट लिखने पड़ रहे हैं और आपको पता है इतने पॉइंट्स बन नहीं रहे, तो आप हमेशा थ्योरी में लिखो, पैराग्राफ्स में। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन कर दो, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन कर दो, नंबर नहीं कटेंगे। इन्होंने भी शायद ऐसे ही किया होगा। क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है। हाँ। यही है ना? हाँ, इन्होंने पैराग्राफ में मतलब पॉइंट वाइज ऐसे डिफरेंस दे दिया। वैसे है ये 5 नंबर का, इन्होंने 4 नंबर लिखा है, 4 दिए हैं। अब ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये हमने लिखे हो 4 नंबर ही दिए हैं, ठीक है? ऐसे मत लिखना, पैराग्राफ में लिख दो, बेटर है। चलो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा वक्त हमारा एक क्वेश्चन पे लग गया।
एनपीओ के क्वेश्चन।